नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश प्राइम में आप सबका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोर शोर से तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजधानी लखनऊ में बीजेपी कार्यालय में एक अहम बैठक हुई। बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। इसके अलावा विनय कटियार, रमापति राम शास्त्री बैठक में शामिल हुए। बैठक में कुछ पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को भी बुलाया गया। सभी ने एक साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों पर मंथन किया है। इसके पहले अपने 3 दिन के यूपी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह बीजेपी मुख्यालय पर पहुंचे थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बीएल संतोष ने बीजेपी नेताओं को बंगाल चुनाव से सबक लेने के लिए सलाह दी है। उन्होंने बैठक में बीजेपी पदाधिकारियों से कहा कि बंगाल चुनाव में जो गलतियां हुई हैं उन्हें उत्तर प्रदेश में न दोहराया जाए। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। तो बैठक में क्या हुआ आपको बताते हैं। कोर कमेटी में यूपी के सियासी हालात पर चर्चा की गई। कोर कमेटी ने 2017 के चुनावी संकल्प पत्र को लेकर यहां पर बात की है। कोर कमेटी ने अब तक क्या क्या वादे पूरे हुए हैं उसकी जांच होगी। टॉप लीडर्स ने पूछा कि संकल्प पत्र में क्या क्या वादे पूरे हो चुके हैं। साथ ही यह भी पूछा गया कि वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में मुश्किलें खड़े कर सकते हैं। आगे के संकल्प पत्र में क्या क्या शामिल किया जा सकता है। तब तक क्या क्या वादे पूरे किए गए हैं इस पर मंथन हुआ। और साथ ही आपको बताएं कि टॉप लीडर्स ने यह पूछा है कि कौन कौन से संकल्प यहां पर पूरे हो चुके हैं और वो कौन से मुद्दे हैं जो चुनाव में मुश्किल खड़े कर सकते हैं। साथ ही जो अब संकल्प पत्र बनेगा उसमें किन किन मुद्दों को शामिल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तो साल 2022 में है, लेकिन राजनीतिक दलों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दी है। राज्य में सत्ताधारी बीजेपी की तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकें चल रही हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष और यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह कुछ ही दिनों के अंतराल में दूसरी बार लखनऊ पहुंचे हैं। राजधानी में बीजेपी के दिग्गजों की बैठक का दौर चल रहा है और इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के घर लंच पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डिप्टी सीएम के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया है। बताया जाता है लंबे समय से दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। डिप्टी सीएम और सीएम के बीच आपसी मनमुटाव की कई बार पहले भी खबरें सामने आ चुकी हैं। एक हफ्ता पहले ही आगरा में एक कार्यक्रम में केशव मौर्य ने कहा था कि यूपी में सीएम का चेहरा दिल्ली से तय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा, संघ के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले, सह सर कार्यवाहक कृष्ण गोपाल और क्षेत्र प्रचारक अनिल सिंह समेत कुछ और पदाधिकारी भी केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे थे। सभी लोगों ने यहीं पर दोपहर का भोजन किया और केशव मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद दिया है। दरअसल कोरोना और लॉकडाउन के बीच में केशव मौर्य ने बेटी की शादी की थी। शादी में प्रोटोकॉल की वजह से कोई भी वीआईपी शामिल नहीं हुआ था। बताया जाता है कि मिलने और लंच के पीछे एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है। तो बीच का रास्ता निकालने की इस बीच कोशिश हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम पद से ही उस समय संतोष करना पड़ा था जब सरकार बनी थी। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव को तमाम मुआवजा नहीं दी गई। केशव अपने विभाग के अफसरों को ट्रांसफर भी नहीं कर पाते थे। इसके लिए भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंजूरी लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से ये तमाम चीजें सामने आई। मौर्य सरकार में होने के बावजूद खुश नहीं थे और 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की थी। 2017 विधानसभा चुनाव केशव मौर्य की अध्यक्षता में ही लड़ा गया था। तब यह माना जा रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य ही अगले सीएम होने वाले हैं, लेकिन पार्टी ने योगी आदित्यनाथ को कुर्सी सौंप दी। साथ ही तब केशव को डिप्टी सीएम पद से ही संतोष करना पड़ा था। डिप्टी सीएम होने के बावजूद केशव प्रसाद मौर्य को कम तवज्जो दी जाती थी। केशव अपने ही विभाग के अफसरों का ट्रांसफर नहीं कर पाते थे, जिसके चलते यह संदेश लगातार गया कि उनकी शक्तियां सीमित हैं। केशव प्रसाद मौर्य सरकार में होने के बावजूद खुश नहीं थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी योगी सरकार पर कोरोना महामारी में मारे गए लोगों की असल संख्या छिपाने का आरोप लगा दिया है। उन्होंने दावा किया कि मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है। अखिलेश यादव ने कहा कि सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी से यह भांडाफोड़ हो चुका है कि 31 मार्च 2021 तक कोरोना काल के 9 महीनों में उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में मृत्यु का आंकड़ा सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य की बीजेपी सरकार मृत्यु के आंकड़े नहीं, दरअसल अपना मुंह छिपा रही है। हालांकि अखिलेश ने ट्वीट में यह नहीं बताया कि आरटीआई के तहत यह जानकारी किसे और कब दी गई।
इसके पहले अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए रक्षा कवच के रूप में प्रचारित टीकाकरण की रफ्तार बीजेपी की संकीर्ण राजनीति के चलते धीमी हो चली है। अखिलेश ने यह भी कहा कि पूरे राज्य से टीकाकरण में लापरवाही की शिकायतें आ रही हैं। भाजपा की संकीर्ण राजनीति की वजह से कोविड-19 टीकाकरण अभियान की रफ्तार धीमी हो चुकी है। भाजपा सरकार ने दीपावली तक सबको टीका लगवाने का लक्ष्य घोषित किया है, लेकिन लगता नहीं है कि ऐसा हो पाएगा। अखिलेश यादव का आरोप यह है कि सरकार ने कोरोना के दौरान हुई मौतों के आंकड़ों के छुपाने का काम किया है। 24 जिलों में सरकार के आंकड़े 43 गुना ज्यादा मौत हुई है। सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से 43 गुना ज्यादा मौत की बात यहां पर कही गई और सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी की यहां पर बात अखिलेश ने दोहराई है। सूचना के अधिकार के तहत जानकारी से भांडाफोड़ हुआ है, यह उन्होंने कहा। एटा जिले में जैसे जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, सपा नेताओं पर जिला प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। जिला प्रशासन ने सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह यादव के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त किया है। जोगेंद्र सिंह यादव का कहना है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए उनकी पत्नी रेखा यादव सपा से प्रत्याशी हैं और उनके पास बहुमत भी है। चुनाव को प्रभावित करने के लिए बीजेपी नेता और जिला प्रशासन दबाव बनाने के लिए फर्जी कार्रवाई कर रहा है। सपा के पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई जोगेंद्र सिंह यादव का नेशनल हाईवे 91 पर फार्म हाउस और मार्केट है। इसे जिला प्रशासन ने भारी पुलिस फोर्स के बीच बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त कर दिया। इसके अलावा और भी कई स्थानों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन की तरफ से कार्रवाई हो सकती है। जोगेंद्र सिंह यादव ने यह भी कहा कि उन पर बीजेपी ज्वाइन करने के लिए बीजेपी नेता की तरफ से दबाव डाला जा रहा था। बीजेपी ज्वाइन न करने पर इस तरह की कार्रवाई उनके और उनके परिवार पर की जा रही है। उन्होंने चुनाव आयोग से एटा जिला पंचायत अध्यक्ष पद का निष्पक्ष चुनाव करवाने की अपील की है। कहेंगे पहले तो जो न्यायालय के आदेश हैं वो हमारे अभी तक जारी हैं, सब पे स्टे है। स्टे के बावजूद भी प्रशासन द्वारा ये अवैध तरीके से निर्माण ये ध्वस्त कराया जा रहा है। ये संवैधानिक पूर्ण गलत है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और पूरी समाजवादी पार्टी इसकी बहुत निंदा करती है। ये एक ऐसी राजनीति अपना रहे हैं जिससे समाज में एक गलत संदेश जाएगा। माननीय अध्यक्ष जी की जितने भी संपत्ति है वो पूर्णतः वैध है और सारे कागज पूर्णतः वैध हैं। माननीय उच्च न्यायालय का भी स्टे का आदेश है और हमारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन का भी आदेश होने के बावजूद भी ऐसी ये घटना हो रही है, बहुत निंदनीय है। वाली इलाके से पुलिस ने कार सवार 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 1 क्विंटल 3 किलो 290 ग्राम गांजा और विक्रय के लिए 25,342 रुपए बरामद किए हैं। बरामद गांजे की कीमत तकरीबन 40 लाख रुपए आंकी गई है। तो बलरामपुर में गांजे की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। 40 लाख के गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और गिरफ्तार तस्करों में 1 ग्राम प्रधान शामिल है। तमंचा और जिंदा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है। बिहार से तस्करी कर यह गांजा लाया जा रहा था। उतरौला पुलिस की टीम को बड़ी सफलता यहां पर मिली है, यह कहा जा सकता है। जून प्रातः में थाना उतरौला पुलिस द्वारा एक बहुत अच्छी रिकवरी की गई है, जिसमें एक टाटा टियागो गाड़ी समेत हमें 1 क्विंटल 4 किलोग्राम ऑलमोस्ट गांजा रिकवर हुआ है, जिसकी क्या कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट में कीमत अराउंड 40 लाख होगी। हमें 2 अभियुक्त मिले हैं, एक राम प्रकाश वर्मा है, दूसरे ओम प्रकाश वर्मा है। ये दोनों बॉर्डर के रहने वाले हैं और इनके पास से और 25,000 रुपये मिले हैं गाड़ी में हमें, और असला मिला है 303 देसी तमंचा है, कारतूस है। इसके अलावा ये पता लगा है कि ये इस एरिया का सबसे बड़े जो सप्लायर हैं ये थे और इनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छी रिकवरी हुई है। और इसमें जो बताने वाली बात यह है कि राम प्रकाश वर्मा जो है, इनके बलरामपुर और गोंडा में कुल 14 भाग में शराबों की दुकानें हैं, जिसके थ्रू ये गांजा सप्लाई करने का एक कार्यक्रम करते थे। अम्बेडकर नगर में धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने मंडी समिति अकबरपुर में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि अभी भी मंडी समिति में सैकड़ों की संख्या में गेहूं से लदी हुई ट्रॉलियां खड़ी हैं। आज आखिरी दिन होने से किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। वहीं किसानों ने बताया कि सत्यापन ज्यादा होने के बावजूद
सिर्फ 30 क्विंटल गेहूं की खरीद हो रही है, जिसे हमें अपना गेहूं लेकर वापस जाना पड़ रहा है। किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रात में जानकारी मिली कि हम लोग को धरने पे बैठना है। आज हमारे पूरे कांग्रेसी जन किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में देख रहे हैं कितने 70-80 टालियां खड़ी हुई हैं। तमाम छोटे छोटे केंद्रों पे ट्रॉलियां खड़ी थी। रात में प्रशासन द्वारा उनको भगाया गया और सारे छोटे छोटे जो केंद्र थे सब बंद कर दिए गए। यही एक बड़ा केंद्र है। यहाँ भी आज 22 तारीख सरकार का लास्ट डेट है। अभी वो भी खरीद 2-4 ट्राली खरीदेंगे मुश्किल से, फिर बंद भी हो जाएगा। 8 तारीख से हम लाइन बड़ेपुर उस यहाँ सोसाइटी पे लगाए थे, वहाँ खड़े रहे। 15 को लॉक कर दिए कि यहाँ ना बोरा है ना माल तौला जाएगा। 18 को यहाँ फिर आए, वहाँ से हटाए। 3 दिन तहसील में चक्कर लगाए। 86 कुंटल लेखपाल ने बनाया, फिर टोकन कटाए 50 का बना। 50 के बाद यहाँ तौल 21 तारीख 22, 18 के बाद 22वें दिन वो भी आधी टाली 30 कुंटल माल तौला गया और माल सब वापस जा रहा है। ये दुर्दशा है किसानों की। वहीं बस्ती में प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा के संयोजन में गेहूं क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया है और दक्षिण दरवाजा स्थित गेहूं क्रय केंद्र पर धरना दिया है। कांग्रेसी जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी ने प्रदेश सरकार से जब गेहूं क्रय केंद्रों पर खरीद न किए जाने की शिकायत की तो सरकार की ओर से जवाब दिया गया कि किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। इसी सच्चाई का पता लगाने के लिए जब कांग्रेस पदाधिकारी जनपद के अनेक क्रय केंद्रों पर पहुंचे तो पता चला कि ज्यादातर गेहूं क्रय केंद्र बंद ही पड़े हैं। लॉकडाउन की वजह से हमारे किसान जो हैं इस क्षेत्र के, वह यहाँ पर गेहूं 1975 रुपये प्रति क्विंटल में नहीं बेच पाए हैं। इस बात को हमारे प्रदेश की प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका जी ने जब मुख्यमंत्री को पत्र देकर कहा कि किसानों का गेहूं लॉकडाउन की वजह से नहीं बिका है और वह औने पौने दामों में अपने गेहूं को, अपनी उपज को, अपनी पैदावार को बनियों को बेच रहे हैं और उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए आप से अनुरोध किया उन्होंने योगी जी से कि इसकी अवधि 15 जून से बढ़ाकर 15 जुलाई तक करी जाए ताकि किसान अपने उत्पाद को बेच सके उचित मूल्य पर। इस पत्र के जवाब में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी ने जवाब दिया है लिखित में। उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या अपडेट है, यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप भी देखिए। कोरोना की स्थिति इस प्रकार है। आज 255 नए मामले आए हैं और 397 लोग ठीक होकर वापस अपने घर गए हैं या घर में थे और वो ठीक हो गए हैं। इस प्रकार प्रदेश में अब कुल एक्टिव मामलों की संख्या 3910 हो गई है। अभी तक जितने लोगों को कोरोना हुआ था उनमें से 98.5% जो हैं वो ठीक हो गए हैं। कुल अभी तक रिकवरी का प्रतिशत ये 98.5% है। यहाँ ये बताना है कि 30 अप्रैल को यही संख्या 3,10,000 थी, कुल एक्टिव मामलों की संख्या, कुल एक्टिव केसेस की संख्या, जो आज घट के 3,910 रह गई है। लगभग 2 माह में इतनी तेजी से मामलों में घटोतरी देश में कहीं और इसका उदाहरण नहीं है। देश में अन्य कई प्रदेशों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कोरोना के मामले अभी भी काफी बड़ी संख्या में आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अब कुल केवल 3,910 मामले ही बचे हैं। यहाँ ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल कुल 2,44,275 सैंपल की जांच की गई थी और ये अभी तक 5,57,30,488 सैंपल की जांच हो चुकी है। यहाँ ये बताना आवश्यक है कि कोरोना के मामलों में इतनी तेजी से कमी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन नेतृत्व में जो एक विशेष रणनीति बनाई गई है 3T के जो फॉर्मूले की, ट्रेस,
टेस्ट एंड ट्रीट, और उसके साथ साथ जो अभिनव प्रयोग किए गए हैं, जो कि केवल उत्तर प्रदेश में ही किए गए हैं, आंशिक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया, जिसमें कि लोगों का जो है आवागमन रोका, लेकिन औद्योगिक गतिविधियां चलती रहीं, चीनी मिलें चलती रहीं, आवश्यक सेवाओं की सुविधाएं वो चलती रहीं। इसके साथ साथ ट्रेस के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो चलाया गया कि गांव-गांव निगरानी समितियां जाकर घर-घर जाकर वो लक्षण युक्त व्यक्तियों की तलाश रही हैं। ये कार्यक्रम पहले पूरे साल भर से चल रहा था, परंतु 5 मई से गांवों के लिए ये विशेष अभियान चलाया गया और 97,000 गांव में 80,000 जो निगरानी समितियां थी उनके सदस्य गांव-गांव में घर-घर जाकर लक्षण युक्त व्यक्तियों को तलाशते रहे। और इसी का एक परिणाम है कि टेस्ट की संख्या नहीं घटी, क्योंकि ये समितियां गांव में अगर कहीं भी कोई जरा सा लक्षण युक्त व्यक्ति भी पाया गया, उसको उन्होंने मेडिकल किट निःशुल्क सरकार की ओर से दी, और उसके बाद यदि लक्षण अधिक रहे तो उसका एंटीजन टेस्ट कराया, और एंटीजन टेस्ट नेगेटिव आने पर, लक्षण होने पर भी RT-PCR टेस्ट कराए गए और तुरंत इलाज कराया गया। ये सारी प्रक्रिया से जो कोरोना के मामले थे वो कम हुए। इसके साथ साथ जो एक निगरानी समितियों से पूर्व जो हमारी सर्वेलेंस की गतिविधि चल रही थी, घर घर सर्वेक्षण की पूरे प्रदेश में, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें अब तक 17 करोड़ 22 लाख लोगों तक जाकर स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उनसे उनका हालचाल लिया है, उनकी जानकारी ली है, स्वास्थ्य के बारे में, लक्षणों के बारे में जानकारी ली है, उनका टेस्ट भी हुआ है, और जहां लक्षण युक्त व्यक्ति पाए गए हैं उनका इलाज भी कराया गया है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि 3T के फार्मूले को ट्रेस में निगरानी समितियों को लगाकर, घर घर सर्वेक्षण को लगाकर, टेस्ट में मामले कम होने पर भी केवल 255 मामले हैं उत्तर प्रदेश में आज, लेकिन 2,44,275 टेस्ट हैं। टेस्ट की संख्या नहीं घटाई गई है, और लगातार टेस्ट इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर उनका टेस्ट करके जो भी कहीं संक्रमण युक्त व्यक्ति हैं उनको चिन्हित करके उनको इलाज कराया जाए और संक्रमण को और आगे फैलने से रोका जाए। इसके साथ साथ टीकाकरण पे जो एक विशेष ध्यान दिया गया है, कल 7 लाख से अधिक जो है टीका लगाए गए हैं, और टीकाकरण की गति को और तेज किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि वो 1 जुलाई से कम 10 से 12 लाख टीका प्रतिदिन लगाने की भी व्यवस्था करे। और पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश ही केवल ऐसा प्रदेश था जहां 18 से 44 वर्ष की आयु पर टीका हो रहा था। कल से 21 जून से पूरे देश में भारत सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्णय से निःशुल्क वैक्सीन सबको उपलब्ध कराई जा रही है। तो मुफ्त वैक्सीन सबको उपलब्ध हो रही है। खबर गाजीपुर से है, जहां कन्या प्राथमिक पाठशाला सेवराई में सौरभ अवस्थी नाम के शिक्षक को फर्जी कागजात लगाकर सरकारी नौकरी करने वाले शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज किए जाने के लगभग 2.5 माह बाद पुलिस फर्जी शिक्षक को गिरफ्तार करने उसके घर पहुंची, जहां से पुलिस फर्जी शिक्षक के छोटे भाई को पकड़ लाई। इसके बाद पकड़े गए युवक की पहचान कराने के लिए स्थानीय BRC ले जाया गया तो पता चला कि शिक्षक सौरभ अवस्थी नहीं बल्कि उसका छोटा भाई आलोक अवस्थी है। बता दें कि गहमर थाना इलाके के भदौरा ब्लॉक के कन्या प्राथमिक विद्यालय सेवराई पर लगभग 3-4 सालों से फर्जी कागजातों के सहारे शिक्षक बनकर सौरभ अवस्थी नौकरी करता था। जब दस्तावेजों का मिलान और जांच की गई तो सौरभ अवस्थी का शैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। उसके बावजूद भी अधिकारियों की मिलीभगत से उसका वेतन मिलता रहा। जब उच्च अधिकारियों का दबाव बढ़ा तो तत्कालीन खंड शिक्षा अधिकारी ने 1 अप्रैल 2020 को गहमर थाने में तहरीर देकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला दिया और शिक्षक भी उसके बाद से फरार था। एक सौरभ अवस्थी नाम का यहाँ मास्टर था, उसके खिलाफ मुकदमा लिखा गया। उसके घर दबिश गई तो उसका छोटा भाई बताया कि हम ही सौरभ हैं जी। वो बॉम्बे में रह रहा है, इस समय भाग गया है। ये बताया कि हम ही हैं, इसको ले आए यहाँ। घर वाले आए, कहना ये छोटा भाई है। फिर मैं यहाँ ले आके तस्दीक किया यहाँ हेडमास्टर साहब से और लोगों से यहाँ कार्यालय में जी, बताया कि ये सौरभ अवस्थी नहीं है, ये उसका भाई है। बस्ती में 1 जुलाई से सभी ब्लॉकों में टीकाकरण क्लस्टर में कराया जाएगा।
डीएम ने सभी प्रभारी चिकित्साधिकारी, संबंधित एसडीएम और बीडीओ से समन्वय बैठाने के लिए कार्य योजना 2 दिन में पेश करने के निर्देश दिए। विकास भवन परिसर में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि क्लस्टर टीकाकरण के पायलट प्रोजेक्ट वाले ब्लॉक में हर रोज 2000 टीका लगाने का लक्ष्य जरूर पूरा किया जाए। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित रहने पर एई नगर पालिका का वेतन रोकने का भी निर्देश दिया है। दो 2022 के विधानसभा चुनाव होने में अभी लगभग 8 महीने का समय बाकी है, लेकिन जल्द ही होने वाले ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को विधानसभा चुनाव की नींव के रूप में देखा जा रहा है। यही वजह है कि लगभग सभी पार्टियां चुनाव को लेकर हर तरह के पैंतरे आजमा रही हैं। अयोध्या जनपद का पूरा बाजार ब्लॉक, जिसको लेकर दिग्गजों में हमेशा वर्चस्व की जंग रही है, वही पंचायत चुनाव आते ही ये सीट एक बार फिर से जंग का मैदान बन चुकी है। इसी सीट को लेकर 2 दबंग कहे जाने वाले प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच 2 दिन पहले जमकर मारपीट हुई, फायरिंग भी हुई। वहीं 2 भावी प्रत्याशियों के बीच हुई मारपीट की घटना का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। एक टॉप 10 सूची का अपराधी है शिवेंद्र सिंह, जो अभय सिंह का गुर्गा है, और अभय सिंह ने उसको दिमाग से इस समय भाजपा में सेट कर दिया है। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो बहुजन समाज पार्टी का कैंपेनर था, उनका प्रचार करता था। बजमी सिद्दीकी जी जो अब नहीं हैं इस दुनिया में, उनका प्रचारक था। और अभय सिंह के कहने पे ही उसने 2017 में बीएसपी का प्रचार किया। अयोध्या विधानसभा में गोसाईगंज में अभय सिंह का करता था, बीकापुर में बबलू सिंह का करता था। तो न किसी विशेष दल में इसकी मान्यता है, न किसी सिद्धांत और विचार परिवार को ये मानता है। ये शुद्ध रूप से जो है गुर्गा है अभय सिंह का, और इस जनपद का हिस्ट्री सीटर अपराधी है। इसका भाई दीपेंद्र सिंह है, जो दुर्भाग्य से कुछ लोगों के कारण ये चेयरमैन हो गया गन्ना समिति का। बता रहे हैं फर्जी नाम ले रहा है फंसाने के लिए। हम बीडीसी, हमारी पत्नी बीडीसी हैं, ब्लॉक प्रमुख लड़ रही हैं, तो सोच रहा है कि ब्लॉक प्रमुख ही हम ना लड़ें, इसीलिए फर्जी मुकदमा बजा रहा है। क्या कहना चाहिए? हाँ, नहीं, कोई रंजिश नहीं है। ये अभय सिंह के इशारे पे फर्जी मुकदमा लगवा रहा है। क्या कहना चाहिए? तो यही चीज़ अभय सिंह के इशारे पे फर्जी मुकदमा लगवा रहा है। एक पूरा कलंदर में बीडीसी के साथ फर्जी मुकदमा लगवाया था, उसमें पुलिस अभी जांच कर रही है। फिर यहाँ देवगढ़ में दिखाया, तो ये सब फर्जी है। केवल फंसाने के लिए हम ब्लॉक प्रमुख अपने पत्नी को न लड़ाएं। बाराबंकी में पुलिस ने एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये शख्स अपने नशे की लत पूरी करने के लिए रोजाना बाइक चोरी करने लगा। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार करके इसके कब्जे और निशानदेही पर चोरी की 36 बाइकें बरामद की है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से वो जेल भेजा गया है। वहीं गोंडा में अपराध और अपराधियों को लेकर एसपी संतोष कुमार मिश्रा एक्शन मोड में है और एसपी ने अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ एक विशेष अभियान ऑपरेशन तमंचा चलाया हुआ है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को अवैध तमंचा रखने और बिक्री करने वालों पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। वहीं ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत अवैध हथियारों के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।